हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्रेन लर्नर्स। तो आज हम चैप्टर करेंगे पॉलिटिकल साइंस का सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि राष्ट्र क्या होता है। जब हमें यही नहीं पता होगा तो हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो राष्ट्र शब्द का मतलब होता है देश या राज्य, और इसे इंग्लिश में कहते हैं नेशनल या स्टेट। अब आगे क्वेश्चन आता है कि राष्ट्र निर्माण के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो भूमि की ज़रूरत होती है, जनसंख्या यानी लोग भी होने चाहिए, और सरकार और संप्रभुता यानी स्वयं निर्णय लेने का अधिकार। अब क्या है कि 15 अगस्त को जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे हमारे पास भूमि भी थी, जनसंख्या भी थी और सरकार भी थी, लेकिन फिर भी इसको एक राष्ट्र का दर्जा नहीं दिया जाता था। क्यों? क्योंकि इसको संप्रभुता नहीं थी, मतलब इसको खुद निर्णय लेने का अधिकार नहीं था। उस टाइम ब्रिटिश लोग अपना शासन चलाते थे, इसीलिए। अब तो क्या भारत जो है अब आज़ाद हो चुका है, ठीक है। लगभग 200 वर्ष की अंग्रेजी गुलामी के बाद 14-15 की मध्य रात्रि को हमारा देश आज़ाद हो गया था। लेकिन इस आज़ादी के साथ ही देश की जो जनता है उसको विभाजन का सामना भी करना पड़ा, यानी पाकिस्तान और भारत दोनों अलग अलग हो गए, इसका सामना करना पड़ा। और संविधान सभा के विशेष जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन आता है कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक भाषण दिया था। उसका भाषण का क्या नाम था? भाग्यवधू से चिर प्रतिष्ठित भेंट। इसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रस्ट विद डेस्टिनी नाम का एक भाषण दिया था। इसका मतलब था कि भाग्य और नीति के साथ वादा, कि हम आपका विकास करेंगे, अपने देश का विकास करेंगे। इसी तरह से उन्होंने भाषण दिया था। आज़ादी से पहले ही देश के निर्माता किन दो बातों पर सहमत थे? यानी आज़ादी से पहले, अब भाई सोचना तो पड़ेगा ना कि आज़ादी होने वाली, देश आज़ाद होने वाला है, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, जनता का क्या मतलब भला कैसे करेंगे, नीतियाँ कैसे बनाएंगे। तो उन्होंने क्या मतलब जो निर्माता थे उन्होंने दो बातों पे सहमति दिखाई। पहली, आज़ादी के बाद लोकतंत्र देश में कायम रहेगा, और दूसरा, सभी वर्गों का कल्याण होगा, सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्य किए जाएंगे। अब जो विभाजन था उसमें क्या चुनौतियाँ आई, मतलब विभाजन के बाद हमारे देश जो आज़ाद हो चुका था उसमें क्या क्या चुनौतियाँ आई। पहला, देश को एकता के सूत्र में बांधना, ठीक है। अब क्यों बांधना था? क्योंकि ना हाल ही में हमारा जो विभाजन हुआ था वो धर्म के आधार पर ही हुआ था। मुस्लिम लिंग और हिंदू लिंग के बीच ये बंटवारा हो गया था कि हम पाकिस्तान में जाएंगे और हिंदुस्तान में रहोगे। तो ये ऐसा ना हो दोबारा, इसीलिए सभी धर्मों को एकता के सूत्र में बांधना और सभी को उनके पूर्ण अधिकार प्राप्त होने चाहिए। किसी को ये नहीं कि तुम ये नहीं मानोगे, वो नहीं मानोगे। सभी की संस्कृति को, सभी की भाषा को, सभी को एकजुट रखना, ठीक है। इसके लिए क्या किया हमने? धर्मनिरपेक्षता, यानी सभी धर्मों को अपना लिया गया, ठीक है। किसी धर्म का विरोध नहीं किया गया। सभी अपने धार्मिक विश्वास और मान्यताओं को पूरी आज़ादी से मान सकते हैं, ये इनको आज़ादी दी गई। दूसरा, अल्पसंख्यकों को अधिकार, यानी जो कुछ वर्ग होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं, मुस्लिम हो गए, ईसाई हो गए, पारसी हो गए, सिख हो गए, बौद्ध हो गए, इन सबको इनके पूरे धर्म मानने की पूर्ण स्वतंत्रता थी, पूर्ण अधिकार था कि तुम अपना धर्म मान सकते हो, तुम्हें कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। अगला था आरक्षण की नीति। इस नीति द्वारा वंचित वर्गों और समुदायों की सामाजिक व शैक्षिक शिक्षा स्थिति को बढ़ावा देना व उनके जीवन में सुधार की नीतियाँ बनाई गई थी। अब दूसरी चुनौती क्या थी? लोकतंत्र को कायम रखना। अब भाई देश में लोकतंत्र ही नहीं होगा तो देश को एकता के सूत्र में कैसे बांधेंगे? तो लोकतंत्र को कायम रखने के लिए हमें ये चुनौती सामने आ रही थी। आज़ादी से पहले हमारे देश में लोकतंत्र तो था और आसपास के देशों में भी था, लेकिन वहाँ के आसपास के जो देश थे उसमें सैनिक तानाशाही भी थी, और ये डर लगा रहता था कि मतलब जैसे कि लोकतंत्र है, अब सैनिक कब अपना तानाशाही स्थापित कर दे और वहाँ पे लोकतंत्र ख़त्म हो जाए, इसकी गारंटी कोई नहीं लेता था। तो भारत को भी ये डर था कि अगर लोकतंत्र कायम नहीं हो पाया तो सैनिक तानाशाही स्थापित ना हो जाए, इसीलिए उसने लोकतंत्र स्थापित रखने की एक चुनौती अपने सामने देखी। अब इस चुनौती का सामना कैसे किया? सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार, यानी लोगों को
वोट डालने का अधिकार दिया गया। 18 से ऊपर के जो लोग थे वो वोट डाल सकते थे। जनता को जागरूक करना, यानी सभी अधिकार, नियम, कायदे, कानूनों के बारे में उनको जागरूक किया गया। उनको बताया गया कि क्या कायदे हैं, क्या कानून है, तुम्हारे क्या मौलिक अधिकार है, वगैरह वगैरह ये सब। और जनता को मतलब वोट डालने का जो अधिकार था, साथ में चुनावों में खड़े होने का भी अधिकार था कि तुम चुनाव में खड़े हो सकते हो, तुम्हें कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी खड़े होने में, तुम खड़े हो सकते हो चुनाव में। अब तीसरी चुनौती क्या थी? विकास को प्राप्त करना। अब हम विकास ही प्राप्त नहीं करेंगे, विकास नहीं होगा देश का, तो आगे हम कैसे बढ़ेंगे? लेकिन ये ऐसा वैसा विकास नहीं था। इस विकास में इस तरह की नीति अपनाई गई जिसमें पूरे देश का कल्याण निहित हो, ना कि सिर्फ एक वर्ग का कल्याण कर दिया, बात ख़त्म। नहीं, ऐसा विकास जिसमें सभी का कल्याण हो, सभी वर्गों को इक्वालिटी मिले, यानी सभी के साथ एक समान व्यवहार किया जाए। सामाजिक रूप से वंचित वर्गों व धार्मिक, सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों के समुदायों को खास सुरक्षा दी जाए। आर्थिक विकास तथा गरीबी को ख़त्म करने की नीतियाँ अपनाई जाए। इस चुनौती का सामना हमने कैसे किया? मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाकर, यानी हमने पूंजीवादी को भी अपना लिया और समाजवादी को भी अपना लिया। उनकी अच्छी अच्छी चीज़ें ले ली, बेकार चीज़ें छोड़ दी। ठीक है, दोनों को मिलाकर अपने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। अगला है गुटनिरपेक्षता, यानी कि इस तरह के नियम कायदे कानून बनाए जाए जिसमें मतलब निष्पक्ष होकर, स्वतंत्र होकर हम मतलब अपना निर्णय ले सकते। ये नहीं कि किसी के दबाव में आकर, क्या मतलब पैसे वैसे खाकर कि किसी गलत के पक्ष में हम अपना वो रख दें। नहीं, एकदम स्वतंत्र होकर निर्णय लेना, इस तरह की एक नीति या प्रक्रिया। अब क्या आता है? नियोजित विकास, यानी इस तरह से विकास किया जाए कि हमारे विकास में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। इसीलिए नीति, नियोजन, योजना बनाई जाती है। इस तरह से विकास करने से सीधे एक टाइम टेबल होता है, जैसे हम पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाते हैं, जैसे कि हमारी कोई भी पढ़ाई छूट ना जाए, कोई भी सब्जेक्ट छूट ना जाए, इसी तरह से योजना बनाई जाती है जिससे कि किसी भी तरह के व्यक्ति का या धर्म का विकास होना है, जो ये देश का विकास हो रहा है, उसमें से कोई कमी ना रह जाए उसमें। तो योजनाबद्ध तरीके से विकास करना। अगला आता है सर्वांगीण विकास, यानी बच्चे का शारीरिक, मानसिक व सामाजिक और संवेदनात्मक विकास उनकी आयु के अनुरूप होना चाहिए, यानी जैसे जैसे बच्चा बढ़े उसी तरह से उसका विकास होता रहे। अब आता है द्विराष्ट्रीय सिद्धांत। मुस्लिम लीग द्वारा ये दिया गया था और मोहम्मद अली जिन्ना जो इनके हेड थे, उन्होंने क्या कहा? भारत एक कौम का नहीं, दो कौमों का देश है, यानी हिंदू कौम और मुसलमान कौम। ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान हिंदुओं का है, तो भैया हम तो अलग जाना चाहते हैं। मुस्लिम लीग ने कहा कि हमें तो पाकिस्तान दे दो मुसलमानों के लिए, और पाकिस्तान दो। तो भैया इन्होंने तो अपनी मुहिम छेड़ दी, आंदोलन छेड़ दिए, दंगे फसाद सब कुछ कर दिया। अब देखते हैं आगे क्या होता है विभाजन में। जब 14 और 15 अगस्त को हमारा भारत आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ था। तो सभी को विभाजन के साथ साथ पाकिस्तान के जो लोग थे, मतलब मुसलमान थे, जो देश हिंदुस्तान के, जो पाकिस्तान के मतलब जाना चाहते थे मुस्लिम, वो लोगों ने पाकिस्तान की मांग कर दी, भाई दो पाकिस्तान दो हमें। आगे इन्होंने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत लागू करा और इन्होंने कहा कि भारत एक कौम का नहीं, दो कौम का देश है। अब 16 अगस्त 1940 के दशक में, यानी 16 अगस्त 1940 को, यानी जो पाकिस्तान मतलब आज़ाद हुआ, भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुआ, उससे पहले की बात चल रही है ये, कि उस टाइम पे इन्होंने क्या किया? सीधी कार्रवाई शुरू कर दी गई, आंदोलन हुए, दंगे हुए, लोगों के साथ मारपीट की गई, उनका धर्म अलग करवाया गया, ज़बरदस्ती लड़कियों से शादी करके उनका धर्म अलग करवाया गया। ठीक है, भारत के विभाजन का आधार धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर हुआ। मुसलमान की जनसंख्या के आधार पर पाकिस्तान में दो इलाके शामिल हो गए, पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। इसके मध्य में भारतीय भूभाग का बड़ा विस्तार रहेगा, यानी बीच में भारत रहेगा और साइड में ये रहेंगे पश्चिम और पूर्वी। ठीक है, मुस्लिम बहु प्रत्येक इलाके पाकिस्तान में जाने को राजी नहीं थे, यानी ये नहीं था कि सभी मुस्लिम चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में चले जाएं। नहीं, सिर्फ कुछ ही थे जो ये पागलपंती कर रहे थे कि हमें पाकिस्तान दो। ठीक है, पश्चिमी तौर सीमांत के नेता खान अब्दुल गफ़ार खां, जिन्हें सीमांत गादी कहा जाता है, ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में,
ठीक है, तो याद रखिएगा कि किसे सीमांत गांधी कहा जाता है। तो इन्होंने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के खिलाफ आवाज़ उठाई, ये इसके खिलाफ थे। ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुप्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। यानी ये जो पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान था ना, ये बांग्लादेश और पंजाब था। ठीक है, तो अब इन दोनों को अपने इसमें ले ले, तो ऐसा थोड़ी नहीं हो सकता ना, क्योंकि अब इस तरफ का हिस्सा दे देंगे साइड का और साइड का दे देंगे तो क्या रह जाएगा। ऐसे थोड़ी ना कि इस तरफ भी पाकिस्तान उस तरफ भी पाकिस्तान। तो अब क्या हुआ, ऐसे में इन प्रांतों में का बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यकों के अधिकार पर जिले या उससे निचले स्तर के प्रशासनिक हलके को आधार बनाकर किया गया। यानी धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर इनका विभाजन किया गया। भारत विभाजन केवल धर्म के आधार पर हुआ था, इसलिए दोनों ओर के अल्पसंख्यक वर्ग बड़े असमंजस में थे कि उनका क्या होगा, कल वे किस देश में होंगे, पाकिस्तान में या भारत में, किस देश के नागरिक होंगे, पाकिस्तान के कि भारत के। ठीक है, अब किसका विभाजन हुआ था, मैंने बोला भी था, पंजाब और बांग्लादेश। तो पूर्वी पंजाब और पश्चिमी बांग्लादेश, ये जो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान था ना, ये था पूर्वी पंजाब पश्चिमी बंगाल। आगे जाके बंगाल भी इससे अलग हो गया था। अब हम आगे बाद में पढ़ेंगे सेकंड वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, बाय।